गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। बेटा आज हम बात करने वाले हैं जो 6 सेम के बच्चे हैं उनका जो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको एक नावल दिया गया है। नावल मैंने अपलोड कर दिया है द गाइड। एंड दूसरे है आपके जो प्ले है ग्लिम्स ऑफ थिएटर के अंडर आपके 5-7 जो प्ले आते हैं उसका फर्स्ट प्ले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। द विल। द विल जो प्ले का नाम है, टाइटल है, क्योंकि इसी के आसपास कह लो सारी जो प्ले है वो रिवॉल्व करता है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। जेम्स मैथ्यू बैरी ने इस प्ले को लिखा हुआ है। इस प्ले के जो मेन कैरेक्टर है वो फिलिप रोज एंड एमिली रोज है, ठीक है, जो हस्बैंड वाइफ है, न्यूली मैरिड है, अभी 4 मंथ हुए हैं उसको शादी हुए। तो वो एक सॉलिसिटर के पास आते हैं जिसे हम लायर या वकील भी कहते हैं। तो उसके पास अपनी जो है विल बनाने आते हैं। जो फिलिप रोज है अभी क्लर्क के तौर पर छोटा मोटा काम करता है, लेकिन वो अपनी मिसेज के को इतना, अपनी एमिली रोज को इतना प्यार करता है कि सोचता कि बाय द वे मेरी इनकेस डेथ हो जाती है तो जो मेरी जायदाद है, जो भी प्रॉपर्टी है, सब कुछ मेरी वाइफ को मिलना चाहिए, ठीक है। इतना अपनी मिसेज को प्यार करता है। तो लेकिन एमिली रोज जो भी है उससे भी ज़्यादा उससे प्यार करती है। तो सोचती है कि मैं इस बात को विल में लिखवाना ही नहीं चाहती कि डेथ शब्द या विडो वर्ड मैं नहीं लिखवाना चाहती, ठीक है। मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, तो मुझे बस मेरे हस्बैंड सही सलामत चाहिए। ये इसके फिलिप रोज एंड एमिली रोज जो है मेन कैरेक्टर है। तो एक और कैरेक्टर आता है डेविड सीनियर, जो जिसके पास वो अपनी जो विल वसीयत बनाने आते हैं, जिसे हम सॉलिसिटर या लायर भी कहते हैं। उसका बेटा है रॉबर्ट डेविजर, ठीक है। सर्टीज जो है वो इनका क्लर्क है, जो वकीलों का क्लर्क होता है ना, जो सारे काम वगैरह करते हैं, वो क्लर्क है। ये जो प्ले है ना द विल 3 सीन के द्वारा चलता है। फर्स्ट सीन, सेकंड सीन एंड थर्ड सीन। फर्स्ट सीन में क्या होता है बेटा कि एक कपल आता है, न्यूली मैरिड कपल आता है, जिनके अभी 4 मंथ हुए हैं शादी हुए को, ठीक है। कपल का नाम है रॉबर्ट फिलिप्स एंड मिसेज रोज। ये बहुत ही लवली न्यूली मैरिड कपल है, एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा लॉयल है, ठीक है। चाहे पैसा उनके पास कम है, लेकिन वफादारी, प्यार कह लो बहुत ज़्यादा कूट कूट के भरा हुआ है। इस चीज़ को देखकर जो वकील है वो भी बहुत हैरान हो जाते हैं कि कितने एक दूसरे के लिए लॉयल है। लेकिन क्या एंड तक वो रहता है कि नहीं रहता, वो हम सीन थर्ड में देखेंगे। किस मकसद के लिए आए हैं कि जो फिलिप है वो चाहता है कि मैं अपनी मिसेज के लिए एक वसीयत छोड़ कर जाऊँ, विल बना कर जाऊँ। अभी हुआ उसे कुछ नहीं है, ठीक है, कोई बीमार नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन जस्ट वो चाहता है कि भगवान ना करे अगर मेरी डेथ हो जाती है तो मेरे मृत्यु के बाद जो है सब कुछ, जो पैसा है जितना मैं कमा रहा हूँ, वो मेरी मिसेज को मिलना चाहिए। अभी जस्ट वो क्लर्क है, 170 रुपीज़ कमाता है, ठीक है, पर एनुअल वगैरह के तौर पर। तो वो चाहता है कि इतना एम्बिशियस है कि मैं एक दिन बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूं, कि मेरी एनुअल इनकम 365 पाउंड तक होनी चाहिए, ठीक है। ये आज की बात नहीं, वो काफ़ी समय की पहले की बात है, वो तब की बात हो रही है। सीन दूसरे में क्या होता है, जब दूसरा सीन आता है, पहले रॉबर्ट जब आया था 23 ईयर्स का था, अब उसकी मिडिल एज हो गई है, नियर अबाउट कह लो 40-45 तक हो चुकी है। उधर रोज की भी जो 40 ईयर की एज हो चुकी है। तो क्लर्क जो है सेनेट आ चुका है, ठीक है। पहले स्टडीज था, अब उसके स्थान पर जो वकील का क्लर्क है सेनेट आ चुका है। रॉबर्ट अकेला आया था अपनी विल जो थोड़ी बहुत चेंज करवाने के लिए। अब थोड़ा थोड़ा जो मिसेज है ना उसकी रोज में, थोड़ा थोड़ा वो सस्पेक्ट, जो शंका पैदा होनी शुरू हो गई है कि जो पहला पहला प्यार था, या कह लो इतनी लॉयल्टी थी, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है टाइम पैसेज के कारण। जो पहले पैसा कम था, लॉयल्टी ज़्यादा थी, अब थोड़ा थोड़ा पैसा बढ़ रहा है तो वो लॉयल्टी कम होती जा रही है और ग्रेडीनेस बढ़ती जा रही है। यही थीम है कि समय बीतने के साथ जब कोई गरीब से अमीर हो जाता है
तो ईमानदारी वो कहीं शूमंतर हो जाती है, जो लॉयल्टी है वो शूमंतर हो जाती है। तो लालच आना शुरू हो जाता है। जो एक दूसरे को इतना प्यार करते थे अब वो एक दूसरे को शंका की नज़र में देखते हैं। तो रोज़ को अभी बुलाया नहीं गया था, रोज़ वह पहले पहुंच जाती है कि उसे शक था कि कहीं उसका हस्बैंड कोई विल चेंज वगैरह ना कर दे। अब वो 70,000 पाउंड्स तक कमाना शुरू कर दिया है। उसे लग रहा है कि मेरे बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, लड़की भी अच्छा पढ़ रही है, लड़का भी पढ़ रहा है, अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ रहा है, तो मैं जितना चाहूँ किसी को डोनेट वगैरह कर सकता हूँ। ठीक है, तो इवन के 500 पाउंड्स जो हॉस्पिटल को वगैरह भी देना चाहता है। अब तीसरे सीन में बिल्कुल ही उनका जो कह लो तख्ता ही पलट जाता है। हमेशा ही रोज़ को लगता था कि उसका पति पहले मरेगा, सारी वसीयत सारा पैसा मेरे नाम होना चाहिए, किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एज अकॉर्डिंग टू टाइम उनकी ग्रेडनेस जो बढ़ती जा रही थी। क्या हुआ थर्ड सीन में कि 70 ईयर में थर्ड सीन में दिखाया गया है कि जो फिलिप्स है वो 70 साल का हो चुका है और जो उसकी मिसेज थी रोज़, उसकी डेथ हो चुकी है। जबकि वो विल किस लिए बनाने आ रहा था स्टार्टिंग में, अपनी पत्नी के लिए कि मेरी डेथ पहले होगी, तो हुआ उल्टा क्या, उसकी पत्नी की ही पहले डेथ हो गई है। सर्टीज जो क्लर्क था उसकी भी डेथ हो चुकी है, 30 साल हो गए हैं अगो पहले ही उसकी डेथ हो चुकी है। बेटा है वो वर्थलेस हो चुका है, यानी कि जो चाहता था फिल्म कि उसके मॉरल वैल्यूज़ रहनी चाहिए, ऐसे डेडिकेटेड होना चाहिए, उसे लगता वो उससे लगता है कि अब वो मेरे कहने से बाहर है। ठीक है, तो मुझे उसके नाम पर पैसा छोड़ना नहीं चाहिए। यूजलेस है अगर वो बेटे के लिए पैसा छोड़ता है, क्योंकि वो बाप के कहने के अंदर नहीं है। ना ही वो अपनी बेटी के नाम पर कोई वसीयत पैसा छोड़ना चाहता है, क्योंकि जो बेटी है वो किसी ड्राइवर के साथ भाग गई है, तो वो उसे सबक सिखाना चाहता है दोनों को ही, बेटे और बेटी को, कि देखो तुम मेरे कहने के अकॉर्डिंग नहीं चले तो अब मैं एक पाई भी नहीं तुम्हें दूंगा। फॉर दिस रीज़न वो सारा जो पैसा था, पहले देखो वो विल अपनी पत्नी के नाम कराना चाहता था सारा कुछ, देन आफ्टर वो कुछ हॉस्पिटल को डोनेट करना चाहता था, लगता था कि बच्चों से सेटिस्फाइड था, बट अब बच्चे नहीं, दोनों पत्नी नहीं रही, बच्चे भी दोनों उनके कहने के बाहर हैं। वो सारा पैसा उन एम्प्लॉय को देना चाहता है जिसकी बदौलत, जिसकी सहायता से वो इतना करोड़पति बन गया है। लेकिन सॉलिसिटर से उसे पता चलता है कि वो भी किसी बीमारी के चलते हुए सब मारे जा चुके हैं। अब वो अपनी मर्जी से कोई नई विल बना सकता है, यानी कि जो विल बना रहा था वो 23 एज से अब 70 एज हो गई है, वो उस विल का कोई भी मतलब नहीं रह गया। तो अब जो भी जितना भी उसके पास पैसा है वो अब फाइनल न्यू डिसीज़न ले कि उस पैसे का उसने क्या करना है। अब हम जो प्ले है उसके अकॉर्डिंग स्टोरी पढ़ेंगे। अगर आपको इतना भी समझ लग गया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो, लेकिन आपको सीन थोड़े पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आपको ये करैक्टर आ सकता है। ठीक है, कोई भी फिलिप रोज का, एमिली रोज का आ सकता है, डेविस सीनियर का, जस्ट रॉबर्ट डेविजर का जो उसका बेटा है, जहाँ कुछ थीम आ सकता है कि थीम क्या है, इस आर्निकल थीम क्या है, तो आपको वो सीन पढ़ने पड़ेंगे। आई थिंक आधे घंटे से कोई ज़्यादा वीडियो नहीं होगी, अगर आप थोड़ा ध्यान से सुन लोगे तो आपको दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। चलो शुरू करते हैं। सीन फर्स्ट। The play opened in the office of the Davises. It is the firm of the solicitor of London. Two solicitors run to the firm. They are Mr. Davies Senior and his son Robert. Brings in the card from one Mr. Philip Rose. Davies Senior says that he does not know Davies Senior in the connection. Sorry, Philip Rose. Thereupon Surtees tell Davies Senior that Philip Rose has written to the Davies Senior in the connection with the some business. एक स्टार्टिंग में सीन क्या होता है, डेविस और डेविस जो उसका बेटा है वो एक ऑफिस में बातें कर रहे होते हैं। उसे फिलिप रोज के नाम से कोई पत्र मिलता है, तो वो कहते हैं कि कोई उसने लेटर दिया था, अभी हमें पता नहीं वो किस मकसद के लिए आना चाहते हैं। अभी कन्फ्यूज़न है
अभी न्यूली मैरिड कपल है तो उनको लगता है शायद वो डिवोर्स के लिए आ रहे हैं, कि अभी 4 महीने शादी हुई तो शादी अच्छी तरह चल नहीं पाई, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। Both Travis Sr. and Robert deny having and receiving the letter. Robert humorously remarks that perhaps he dropped the letter into the Surtees wide open mouth. Perhaps it missed his mouth and went into the fire. कहता मुझे तो कोई ऐसा लेटर नहीं मिला। तो वो दूसरे मखौल करता हुआ कहता शायद वो लेटर इसने यानी कि जो क्लर्क था उसने सर्टीस ने खा लिया है। उसे मजाकिया तौर पर कहता शायद इसलिए हमें लेटर नहीं मिला। Satish then says that the Philip is a very nervous person. He is quite young and does not seem to be a man of great importance. Robert says that he should be asked to write the letter again. Satish further says that his pretty young wife Emily is crying. Davis Sr. again says that they do not know the purpose of Philip Rose's visit. Robert says that he will be able to discover everything soon. वो कहता है कि चलो लेटर नहीं मिला कि वो किस मकसद, क्योंकि किसी भी चीज़ को मिलना होता है तो अपॉइंटमेंट लेटर लेना पड़ता है ना। तो कहता कि आप दोबारा से उससे लेटर लिखवा लो। तो बट उसका क्लर्क कहता है कि उसकी जो बहुत क्यूट यंग कपल आया हुआ है, लेकिन उसकी जो मिसेज है वो बहुत ज़्यादा रो रही है, पता नहीं क्यों रो रही है। तो फिर कहता है चलो हम खुद जाकर सॉर्ट आउट कर लेते हैं कि एक्चुअली माजरा क्या है, क्योंकि वो सस्पिशन यही होता है कि शायद न्यूली मैरिड कपल आया है तो डिवोर्स के लिए ही आया होगा। Philip Rose and Emily entered the firm office. Robert learned that Philip Rose and Emily got married only 4 months back. He thinks that they are seeking a divorce. He suggests that they should patch up their difference and live peacefully. On hearing this, Philip Rose got angry. Obviously, Robert has failed to understand the issue. He does not understand that Philip Rose has come to make the will in favor of his wife Emily. Emily weaves since her son making the will is supposed to dying soon. Emily clings to Philip Rose and asks him to come away. उसको कन्फ्यूज़न होती है कि अभी 4 महीने शादी हुए हैं, तो वो कहता है कि आपको डिवोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, आप दोबारा से पैचअप कर लो। तो इस बात को सुनकर उससे बहुत गुस्सा आता है फिलिप्स को कि देखो हम डिवोर्स के लिए नहीं आए, मैं तो एक विल बनाना चाहता हूँ। लेकिन एमिली ये सोच के रो रही है कि जो भी विल बनाता है उसका मतलब ये होता है कि वो जल्दी मरने वाला है। फॉर दिस रीज़न ये रो रही है। David Sr. turns to Philip Rose. Philip Rose asks advice if he would draw up his will. Robert wants to drown the cause of the Mrs. Rose's agitation. Philip says his wife Emily feels that he to make his will brings to his death near. Robert says that they were expecting one Mrs. is Charles Rose on the kind of the divorce issue. That letter secreted all the confusion. Was clear explanation given by the Robert to explain the laws of the Philip Rose's letter. तो जब वो बताता है कि मिस जो मेरी वाइफ क्यों रो रही है, तो वो बाद में क्लियर करता है कि ओहो मुझे तो ये लगा था कि आप डिवोर्स के लिए आए, रीज़न ये था कि हमारे पास आपका जो लेटर है वो खो गया था, तो हमारे पास एक और लेटर आया था मिस्टर एज चार्ल्स रोज का, तो वो एक डिवोर्स के लिए आया था, इसलिए हमें थोड़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गई। Davis Sr. start talking to Philip Rose. Robert in the meantime leaves the office. Philip Rose tells Davis Sr. that he wants his will to written in one sentence. I leave everything of which I die possessed to my beloved wife. वो फिलिप रोज मल्पी उसे कंपेल करता है कि एक ही सेंटेंस में सारी वसीयत लिखी जाए कि जब मैं मर जाऊं, दुनिया से चला जाऊं, तो मेरी जो भी चीज़ें हैं वो सारी मेरी प्रेम का प्यारी पत्नी के पास होना चाहिए। Emily does not want the words of which I die possessed to be mentioned in the will. Device Sr. says that he can draw up the will without mentioning the death at all. Device says that in legal documents in which the widow, बल्कि वो कहती है चलो हम ये डाई वर्ड्स नहीं यूज़ करते, हम विडो वर्ड्स यूज़ कर देते हैं। तो विडो वर्ड्स को भी वो जो उसकी पत्नी है उस चीज़ एक्सेप्ट नहीं करती। विडो का मतलब भी यही हुआ कि हाँ जब मेरा पति मर जाएगा तो फिर मैं विधवा होंगी, तो फिर थोड़ा सा मल्पी हो जाता है। बट के बाद में वो क्या करता है, उसे कन्वेंस करता है कि होली बाइबल में कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग हम आपको उसकी वसीयत बना देंगे। फिर ये चीज़ सुनकर जो है एमिली खुश हो जाती है कि चलो मल्पी कोई डाई वाला वर्ड्स नहीं यूज़ होगा। Philip Rose then gives a few details. He says that he is an orphan. He lived in the Belvedere 14 Tulfin Road, Hammersmith. ये एड्रेस नोट कर लेना क्योंकि इनकेस करैक्टर आता है तो आपको लिखना पड़ता है।
सॉरी, तो वो क्या था, क्लर्क था इन द सर्विस कुरियर ग्रो ऑफ द थ्रेड नीडल स्ट्रीट। ही अर्न 100, कितने के पैसे कमाता है, 170 पाउंड्स ए ईयर। ही स्टार्टेड हिज करियर विद द इनकम ऑफ 60 पाउंड्स a year. He is progressing by leaps and bounds. He is very ambitious. He hopes to earn 365 pounds. कहता है कि मैं एक अनाथ हूँ, ऑर्फन हूँ, ठीक है, मैं जहाँ पर डॉल्फिन रोड में रहता हूँ, मैं क्लर्क के रूप में काम करता हूँ, और जब मैंने स्टार्टिंग की थी अपनी अर्निंग की लाइफ तो मेरा 60 पाउंड्स कमाता था एक साल में, अब मैं 170 पाउंड्स कमाता हूँ। तो मेरी उम्मीद है कि मैं साल में 365 तक कमाना शुरू कर दूंगा। जितने इतना एम्बिशियस था कि मुझे पता है मैं अपनी लाइफ में बहुत तरक्की करूंगा। देन आफ्टर मल्पी वो कहता है कि किसको कितना कितना पैसा देना चाहिए, कि अपनी चचेरी बहनों को इतना पैसा दे देना चाहिए। तो एमिली भी कहती है कि हाँ हाँ तुम सब कुछ दे दो, मुझे कोई घर नहीं चाहिए, कोई कैरेज नहीं चाहिए, मुझे तो बस आप चाहिए, ठीक है। तो डिवर्स सेज the Philip Rose wants to convey the message through his will that everything is to go his wife after his death. Emily does not want to hear the words regarding Philip's death. Emily wants 100 pounds each to go to the poor cousin of Philip Rose and 10 pounds the conveyance. इवन को वो इतना कहती है कि जो आप 100 पाउंड्स जो अपनी चचेरी बहनों को दे दो, और कुछ पैसे जो है जो बुजुर्ग लोग जहाँ पर मेडिकल सहूलतें लेते हैं कन्वेंसेंट में होम में, अब उसे दे दो। तो इस सीन में ये आपको दिखाई देता है कि जो दोनों पति पत्नी का कितना प्यार है, पैसे में चाहे वो कम कमाता है लेकिन उसमें बॉन्डिंग कितनी अच्छी है। तो पत्नी भी कोई किसी घर में घर का या पैसे का कोई लगाव नहीं, जस्ट वो अपने पति की उम्र चाहती है। तो वो कहती है जितना भी आपने अपनी चचेरी बहनों को देना दे दो, दान पुण्य करना कर दो। ये सिचुएशन होती है, ठीक है। तो थीम में भी यही दिखाना चाहा है कि विद द टाइम पैसेज एवरी पर्सन चेंज इफ यू हैव बिकम रिच। मतलब अगर टाइम जो जो पास होता है, अगर वो रिच बनता भी जा रहा है साथ साथ में, तो वो और ग्रेडी बनता जाता है, ठीक है। इवन को उसका खुद का पार्टनर ग्रेडी बन जाता है। तो कैसे टाइम चेंज करता हर इंसान को। सेकंड सीन में अब देखते हैं कि the second scene open with the Robert working in the office. Robert is now the middle-aged man. The officer clerk sent to report that Mr. Philip Rose has come to Robert Davis. Robert said that he was expecting Mrs. Rose. Senate brings in the Mrs. Rose. She is now about 40, healthy, rich, dressed, and a bit slow showy. She seemed to be attached to her husband. Robert gets a pleasant surprise on seeing Mrs. Rose. She says that her husband has an appointment with him, so she has come. He has been coming frequently to Robert to make a new will. He has already made 4 wills. Emily is told that the last will conveyed everything. Robert is not in the position to discuss it with her. He knows nothing of his intention. Emily admits that she suspects some of them. That's why she has come to his office. She does not want Philip Rose to do anything foolish. सेकंड सीन में क्या होता है कि जो रॉबर्ट है, जो पहले सीन में वो जंग बच्चा था, वो कि पापा थे उसके साथ, तो वो अभी जंग था, नौजवान था, 23 साल का था। अब वो एज हो चुका है, मिडिल एज का हो चुका है। तो वो दिखाते हैं कि पहले अपॉइंटमेंट थी मिस्टर रोज की, लेकिन उसकी मिसेज जो है वो चांचक आ जाती है। इस चीज़ को देखकर वो हैरान हो जाती है कि आपने तो आना नहीं था। तो वो कहती मैं इसलिए आई थी क्योंकि मुझे शक है, सस्पेक्शन है कि मेरा जो पति है 4 बार वसीयत बना चुका है, तो फिर जो नई वसीयत बनाकर सारा पैसा किसी और को ना कन्वर्ट कर दे। अब वो थोड़ी ग्रेडी टाइप की हो चुकी है, ठीक है। चाहती है कि मेरा जो हस्बैंड है पैसा कमा रहा है, किसी और को दान पुण्य ना करे। प्रेजेंटली फिलिप कम्स ऑन. He appears to be a pompous man. He is about 48. Senate tells Robert that Philip Rose has come. Emily asks Philip why he did not ask her to come. She tells that it is the first will he has made without taking her into the confidence. Philip says that he has made no important changes in the previous will. He did not want to face the unpleasantness of making his will. तो वो उसे जब
एंट्री करता है फिलिप, तो काफ़ी पंपस मैन की तरह दिखाई देता है कि अब वो थोड़ा अमीर हो गया है, थोड़ा हेल्थी हो गया है, 48 की एज हो गई है। तो उसकी मिसेस उस पर चिल्लाना शुरू कर देती है कि पहली बार हुआ है कि तुम मेरे मेरे बिना ही अकेला वसीयत बनाने आ गया है, तो मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो फिलिप कहता है कि मैं कुछ भी खास चेंजेस नहीं करना चाहता था, इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं लगा है कि मैं तुझे भी साथ में लेकर आऊँ। ही एड्स दैट ए मैन कैन नॉट ड्रॉप ए व्हील विदाउट फीलिंग फॉर एन अ मोमेंट दैट ही इज ब्रिंगिंग हिज एंड नियर Emily calls it is a silly sentiment. Sentiment. She thinks that handing such a big sum can give one great pleasure. Rose says that he is not giving it yet, is not, and is the last line. अब वो उसकी पत्नी नहीं चाहती कि कोई भी पैसा किसी दान पुण्य में जाए, इसलिए वो उसके साथ उसे बताए बिना आ गई है। ही हैज़ 70,000 pounds. Besides, he has the house and the country cottage. Emily is sure that everything will be left to her. उसे ये ही विश्वास था कि पति पहले मरेगा, मैं बाद में मरूंगी। तो जितना भी 70,000 pounds है, घर है, कॉटेज है, सब कुछ जो है वो मुझे ही सब कुछ मिलने वाला है। फिर ब्रोज डज नॉट थिंक सो. He has changed his mind to some extent. He does not want his money to be invested unwisely. Emily point out, उसे अपना मन चेंज कर लिया। वो नहीं चाहता कि मेरे पास इतना पैसा है तो मैं उसे बचा बचा कर रखूं। वो चाहता है मैं इसे कुछ ना कुछ दान करता जाऊँ। मेरे बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनके बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं, बेटी भी अच्छा पढ़ रही है, बेटा भी अच्छी स्टडी कर रहा है, तो मैं इतना पैसा क्या इकट्ठा करके क्या करना है मैंने इसे, ठीक है। तो वो कहता है, सोचता है कि जो 500 pounds है ना, मैं किसी हॉस्पिटल में दे देता हूँ, दान पुण्य कर देता हूँ। ही विल लीव 50 pounds ईच ऑफ द टू कज़न। वो कहता है कि 50-50 जो पाउंड है मैं अपनी चचेरी बहनों को दे दूंगा। बट वो एमिली कहती है कि आपको 50-50 देने की ज़रूरत नहीं, आप 70 जो 5 पॉइंट्स है ना, जिनके 50-50 कितने हो जाने थे, 100। तो वो कहती है कि आप जस्ट 75 जो पाउंड्स हैं वो दोनों सिस्टर को दे दो। इट मीन्स वो 25 पाउंड्स बचाना चाहती है। अब वो थोड़ी लालची होगी कि मैं कुछ भी पैसा नहीं जाना देने चाहती। Emily thinks that the rest of the money would go to her. Robert says that his father will like to draw up the will, but he is playing golf with Philip and Emily leave. Philip tells Robert before leaving that he would not have time to look in again, so Davies Sr. should be asked. Robert says that his father will be delighted to draw up the will. He thought that the life of the Philip Rose and Emily was a romance. तो उसकी लाइफ को देखकर बड़ा हैरान होता है कि पहले जब आए थे वो कितना एक क्यूट कपल, प्यार से भरा कपल था, तो अब उनकी लाइफ में कितना कुछ चेंजेस आ चुका है, वो रोमांस कहीं खो गया है। अब थर्ड सीन थर्ड में क्या होता है, डेविड सीनियर कम्स ऑन द सेम। ही वीज वीक एंड इन टू 70 साल के हो चुके हैं। ही इज स्लीपिंग partner now. He is not supposed to be present in the office. Creed, an office clerk, wonders if he should send him away. Davis Sr. asks for Surtees, who is no longer alive. वो उसे पूछता है सटीज के बारे जो अब नहीं रहा, यानी कि उसकी डेथ हो चुकी है। He began to open some letter. In the meantime, Robert Davis come. He is surprised to see the father in the office. He wants to send him home, but Davis Sr. wants to stay on. अब बेटे के हाथ में सब कुछ आ चुका है, रॉबर्ट के हाथ में, तो वो नहीं चाहता कि अब उसके पापा उसके काम में कोई दखल दे या कुछ भी है ना। वो चाहता है कि कुछ आनाकानी करता है कि उसके फादर साहब जो घर में चले जाएं। But David Sr. wants to stay on. Robert asks his father to come and sit near the fire. He then comes to know that Sati is dead 30 years ago. David Sr. began to doze near the fire. तो वो बताता है कि जो तेरा क्लर्क था ना तेरे टाइम, सटी, उसे मरे हुए 30 साल हो चुके हैं। तो डेविड सीनियर जो है, क्योंकि आग के नज़दीक बैठा है, बुजुर्ग हुआ है, तो वहाँ पर जो ऊँगना शुरू कर देता है, यानी कि सोना शुरू कर देता है। क्रीड अनाउंस द अराइवल ऑफ रोज। वो बताता है, क्रीड बताता है कि रोज़ आया हुआ है। अब वो कितने साल का हो गया, 60 का। जब सेकंड टाइम पहली बार आया था 23 साल का था, दूसरी बार आया 48 नियर अबाउट था,
अब जी 60 ईयर का हो चुका है। ही इज़ इन द मॉर्निंग, ही इज़ ए ब्रोकन मैन, हिज वाइफ, बेटा ये फ्रेजेस है, ही इज़ इन द मॉर्निंग की जू था, अभी भी यंग लग रहा है। ही इज़ अ ब्रोकन मैन, अब टूट चुका है क्योंकि उसकी पत्नी मर चुकी है, बच्चे जो है उसके कहने से बाहर है, तो ये फ्रेजेस काफ़ी यूजेस की है। His wife is dead. He tells Robert that she always took it for granted that her husband would die first. कहता कि मेरी पत्नी हमेशा सोचती थी कि मैं ही पहले मर जाऊंगा, मैं ही मर जाऊंगा, लेकिन अब देखो किस्मत का खेल देखो, वो ही मुझे छोड़ कर चली गई, वही पहले मुझसे मर गई जिसके लिए मैं सारी उम्र वसीयत करवाता रहा था। His wife is dead. He tells Robert that she always took it for granted that her husband would die first. Robert says that many things are hidden from the mortal eyes. इस लाइन को याद रखना। हमारी आँखों के सामने ही कई कुछ चीज़ें हैं, हमें पता भी होता है लेकिन हम उसे अंधाधुंध कर देते हैं, देखकर भी हम उसे अनदेखा कर देते हैं कि हमें पता है कि मृत्यु सबको आनी है, लेकिन जो हमारे जीवन है, जो चंद पल है हमारे पास, उसे तो अच्छी तरह व्यतीत करो, ठीक है ना। पहले ही मृत्यु की टेंशन ले लेकर अपना जो जीवन है उसे भी नहीं आप अच्छी तरह निर्वाह करें तो आप जिंदगी नहीं जी रहे। Philbro said that his son has turned out to the worthless fellow. His daughter ran away with the driver, but he is determined to show them. He decided to cancel all his previous will, and he does not know to whom to leave all his money. He has earned his money with his blood. वो कहता बेटा मेरा वर्थलेस फेल हो चुका, बेटी भाग चुकी है ड्राइवर के साथ, अब मैं उनको सबक सिखाना चाहता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं सारा पैसा किसके नाम को छोड़ कर जाऊँ जो मैंने अपने ब्लड के साथ, खून पसीने के साथ कमाई की है। He offered his money to Davis the senior. He said that he will bring the money to him in sacks and he questioned him if will throw his money out of the window. कहता मेरा तो अब इतना दिल करता है मैं बोरियां भर भर के सारा पैसा तेरे ऑफिस में लेकर आऊं तो तुम खिड़की के बाहर इसे सारा फेंक देना, कि मेरे लिए पैसा बिल्कुल ही यूजलेस हो चुका है, किसी काम का नहीं रह गया। Philip takes a paper from his pocket. It has the name and address of half a dozen men who have been his rival in the earning money. वो एक अपने पॉकेट से एक कागज का टुकड़ा निकालता है जहाँ पर वो कम से कम हाफ ऑफ डजन जो है उन आदमियों के नाम लिखे होते हैं जिन्होंने उसके साथ मेहनत की होती है, ठीक है, उसके प्रॉफिट कमाने में, पैसा कमाने में हेल्प की थी। ही वुड लाइक, वो चाहता है वो सारा पैसा उन आदमियों को बांट दे, लेकिन मिस्टर एंड मिस फिलिप करोज केम टू हिम टू मेक हिज विल। डेविड सीनियर कम्स नाउ दैट ऑल यंग, लेकिन वो डेविड सीनियर बताता है कि जितने भी आपके साथ जो काम करते थे वो पहले से ही मर चुके हैं कैंसर के कारण। सो ही कैन नॉट मेक एनी विल, अब वो कोई भी वसीयत नहीं बनाना चाहता। देखो सारी स्टोरी जो है विल से ही स्टार्टिंग हुई, प्ले जो विल से स्टार्टिंग हुआ कि ऑफिस में आया तो दोनों जो है विल के लिए बहस करते हैं। हस्बैंड चाहता है विल बनाना लेकिन वो वाइफ नहीं चाहती थी, उसे लगता था कि विल बनाने से आदमी की मौत हो जाती है, वो मृत्यु के नज़दीक आ जाता है। सेकंड फेजेस में वो थोड़ा थोड़ा चेंजेस होना शुरू हो जाती हैं, थर्ड में तो वो दुनिया को छोड़ के चली जाती है। तो उसे लगता है, फिलिप्स को भी लगता कि विल बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। सो थीम है कि फोकस ऑन द थीम ऑफ द ग्रीड द पैसेज ऑफ टाइम, कि कैसे जो पैसेज ऑफ टाइम के साथ जो है इंसान जो लालची होता जाता है, ठीक है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हो, तो ऐसे आप रीड आउट करोगे या समझोगे तो आपको पूरा का पूरा प्ले समझ में आ जाएगा। आई होप आपको अच्छी तरह से प्ले समझ आया होगा। तो अगर प्लीज़ वीडियो में पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, जो भी नीडी बच्चे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा टारगेट है ईच वन एंड टीच वन। थैंक्स बेटा।